हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आई हूँ विसर्ग संधि। आज हम विसर्ग संधि की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आशा रखती हूँ आप लोगों से कि आप भी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि विसर्ग संधि किस प्रकार से पहचानी जाती है, विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम हमारे सामने आते हैं। आइए आज हम देखते हैं विसर्ग संधि। इससे पहले कि हमारी क्लासेज में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि की विस्तृत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो पीछे की क्लासेज भी देख लीजिए, उसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि की संपूर्ण जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आइए आज विसर्ग संधि पर चर्चा करते हैं और विसर्ग संधि में देखते हैं, जैसे ही हमने संधि की परिभाषा देखी कि जो संधि होती है वह वर्णों का मेल कहलाती है। वर्णों के मेल से इस शब्द में आए हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब वर्ण हमारे पास आते हैं कि जो वर्ण है हिंदी वर्णमाला में वो 44 वर्ण हैं और इन वर्णों का संयोग आपस में होता है। एक बार तो होता है स्वर से, क्योंकि इसमें से 11 क्या हैं, स्वर हैं। तो स्वर का संयोग किससे होता है, स्वर से होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, स्वर संधि कह देते हैं। दूसरी बार व्यंजन आते हैं और व्यंजन का संयोग स्वर या व्यंजन से पाया जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, व्यंजन संधि कह देते हैं। और जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है हमारा विसर्ग का, कि विसर्ग का जो संयोग है ये आपका स्वर या व्यंजन से पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विसर्ग संधि की। दोस्तों, विसर्ग संधि की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो आपको यह पता है कि विसर्ग जो है इसको लगाने का तरीका क्या होता है, ये होता है, ये विसर्ग कहलाते हैं। और ये जो विसर्ग होते हैं इनका उच्चारण है के समान हुआ करता है, इनका उच्चारण हलंत वाले है की तरह होता है। जब ये किसी भी व्यंजन के साथ लगाए जाते हैं तो इनकी स्थिति इस प्रकार से प्रकट हो जाती है। इस बात से हम क्या अनुमान लगाते हैं कि अगर संधि को देखें तो इसमें 2 पद होते हैं। एक पद होता है हमारा पूर्व पद और दूसरा क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद में यदि किसी भी व्यंजन के साथ ये विसर्ग लगे हुए हैं तो यह संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। ये हमें विसर्ग संधि पहचानने का एक तरीका है। आइए आज हम देखते हैं कि विसर्ग संधि के नियम कौन कौन से होते हैं। आज हम नियम साझा करते हैं विसर्ग संधि के। देखिए, विसर्ग संधि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है स्वर संबंधी, स्वर विसर्ग संधि, स्वर विसर्ग संधि। पहला प्रकार इसका होता है स्वर विसर्ग संधि और दूसरा प्रकार इसका होता है व्यंजन विसर्ग संधि, व्यंजन विसर्ग संधि। ये जो विसर्ग संधि है ये 2 प्रकार की होती है, एक स्वर विसर्ग संधि होती है और दूसरी व्यंजन विसर्ग संधि होती है। स्वर और व्यंजन का अर्थ क्या है हम समझें। स्वर विसर्ग संधि होती है उसमें हम देखते हैं कि कोई भी जो व्यंजन लगता है वो इस व्यंजन, कोई भी विसर्ग लगता है वो इस व्यंजन में आने वाले स्वर के साथ पाया जाता है। और जब इस व्यंजन के अंदर जो भी स्वर होता है जिसके साथ ये विसर्ग लगता है उसका परिवर्तन किस प्रकार से पाया जाता है। जो व्यंजन संधि होती है इसमें हम देखते हैं कि इसमें स्वर का नियम नहीं लगता, कोई भी किसका नियम लगता है, व्यंजन का नियम लगता है और व्यंजन के आधार पर परिवर्तन होता है। आइए अब हम दोनों नियमों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं स्वर संबंधी नियम, स्वर विसर्ग संधि। पहला प्रकार है स्वर विसर्ग संधि। स्वर विसर्ग संधि की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी कुछ नियम चलते हैं। सबसे पहला नियम हम लेते हैं, पहला नियम इसके अंतर्गत आ जाता है कि यदि अह का संयोग,
ऐ क्या है, हमारा स्वर है। यदि ऐ का संयोग ऐसे पाया जाता है, यदि ऐ का संयोग ऐसे पाया जाता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। पहला नियम क्या है, यदि ऐ का संयोग ऐसे ही पाया जाता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास दो पद हैं, एक पूर्व पद है और दूसरा क्या है, हमारा उत्तर पद है। संधि में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ये कहना चाह रहा है कि यदि पूर्व पद में ऐ स्वर आया हुआ है और उसके साथ विसर्ग लगा है और इसका संयोग उत्तर पद के प्रथम वर्ण ऐसे ही हो रहा है तो यह आपका पहला होता है पूर्व पद, यह आपका जो विसर्ग है ये ओ में बदल जाता है। पुनः देखिएगा, पहला नियम कहता है कि यदि पूर्व पद में ए के साथ विसर्ग लगे हैं तो और उत्तर पद में इसका संयोग ऐसे हो रहा है तो ये विसर्ग आपके ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ये पूर्व पद है आपका और प्लस क्या है आपका उत्तर पद है। हम देखें, जो पूर्व पद है उदाहरण हम लेते हैं, जैसे उदाहरण हमारे पास आता है मन है प्लस अनुकूल, मन है प्लस अनुकूल आ जाता है। अब मन है प्लस अनुकूल को देखें तो ये जो व्यंजन है, इस व्यंजन से हम को हलंत बनाएंगे तो हमारे सामने क्या निकलेगा, ऐ स्वर निकल जाता है और इस ऐ के साथ क्या लग जाते हैं, विसर्ग लग जाते हैं। इस ऐ का संयोग भी किससे हो जाता है, इस ऐ से हो जाता है। ये पहला नियम है कि यदि ऐ के साथ ऐ आता है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, ये ऐ था, ऐ के साथ विसर्ग लगे हुए थे और इसका संयोग किससे हुआ है, ऐसे हुआ है। तो ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये व्यंजन था आधा और इस आधे व्यंजन को ये ओ मिलकर पूरा बना देगा और हमारे सामने शब्द बन जाएगा। ये मैं ज्यों का त्यों उठकर यहाँ आ जाता है, ये इस न में ओ का स्वर आ जाता है, नो बन जाता है। इस ए का यहाँ संयोग हो चुका है और आगे का शब्द क्या बच गया, नुकूल शब्द हमारे पास बच जाता है और शब्द क्या बन गया, मनोनुकूल शब्द बन जाता है। दोस्तों समझ आया होगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि मनोनुकूल शब्द में कौन सी संधि है तो हमें पहले ऑप्शन देखने हैं कि स्वर संधि पूछी जा रही है या फिर व्यंजन विसर्ग इस प्रकार से पूछी जा रही है। तो हम देखें कि यदि इसके बीच में किसी शब्द के बीच में ओ बना हुआ है तो ये ओ किससे बनता है, विसर्ग से बनता है। हम ध्यान दें कि मन है प्लस अनुकूल से बना था तो ए के साथ यदि विसर्ग है और इसका ए के साथ ही संयोग हुआ तो ये विसर्ग किस में बदल गए, ओ में बदल जाते हैं। शब्द बन जाता है हमारा मनोनुकूल। आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारे पास में आता है कि यदि ऐ का संयोग, यदि ऐ का संयोग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण से पाया जाता है। ध्यान दीजिए, यदि ऐ का संयोग यानी ऐ के साथ विसर्ग लगे हो पूर्व पद में और उत्तर पद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आया है तो भी विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमारे सामने शब्द आ जाता है और शब्द हमारे सामने आ जाता है जैसे अधः प्लस गति। उदाहरण लेते हैं, अधः प्लस गति। दोस्तों देखिएगा, इस ध में से जब हम स्वर बाहर निकालते हैं तो क्या निकलता है, ए निकल जाता है। इस ए के साथ विसर्ग लग जाते हैं और इसका संयोग किसके साथ हुआ था, ग के साथ। ग क्या है, कै वर्ग का, कै ख ग, कै वर्ग का कौन सा है, तीसरा है। यदि किसी भी वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा हो, उसका संयोग किससे हो रहा है, ऐ के साथ हो रहा है तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएंगे, आपके ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। पुनः देखिए, यदि ए के साथ विसर्ग हो पूर्व पद में
और उसका संयोग उत्तर पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा हो के साथ पाया जाता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। समझ आया होगा। पहला नियम हमारा था कि यदि ए के साथ विसर्ग हो और उनका संयोग ऐसे ही हो रहा तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। दूसरा नियम हमारा है कि यदि ए के साथ विसर्ग आ रहे हैं और इनका संयोग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण से होता है तो यह विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं, अभी हमारे सामने उदाहरण आता है अधः प्लस गति। तो अधः प्लस गति में हमने देखा ए के साथ क्या लगे हुए हैं? विसर्ग, और ये किसी भी वर्ग का क्या है? तीसरा है। तो विसर्ग का क्या बनेगा आपका? ओ बन जाएगा। ये ए यहाँ से ज्यों का त्यों उठकर चला गया था, ये ध था, इसमें किसका? ओ का स्वर आ गया है, अधो। और ये जो गै शब्द है आपका, ये क्या बन गया है? गै ज्यों की त्यों आ गया है, गै उड़ती, और शब्द क्या बन गया हमारा? अधोगति शब्द हो गया। ध्यान दीजिएगा कि शब्द क्या बन गया? अधोगति शब्द बन जाता है। आइए आगे हम देखते हैं। अगला जो नियम हमारे पास में आता है वो नियम आता है कि यदि अह के साथ, यदि अह का संयोग किसी भी अंतस्थ व्यंजन से पाया जाता है, किसी भी अंतस्थ व्यंजन से पाया जाता है, तब भी विसर्ग का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि अह का संयोग किसी अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये जो व्यंजन हैं इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यदि अह का संयोग यानी पूर्व पद में कहीं अ के साथ विसर्ग आए हैं और उत्तर पद के प्रथम वर्ण य, र, ल, व में से कोई होता है, तब भी विसर्ग का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने आता है मनः प्लस योग। क्या आ जाता है? मनः प्लस योग। देखिए दोस्तों, ये जो न है इसमें से यदि हम स्वर को बाहर निकालते हैं तो क्या निकल जाता है? ए के साथ क्या लग जाते हैं? विसर्ग लग जाते हैं। और इसका संयोग किसके साथ हो रहा है? इस य के साथ हो रहा है। अगर ए के साथ विसर्ग हैं और इनका संयोग किसी भी अंतस्थ व्यंजन से होगा तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। देखिए शब्द कौन सा बना? ये मैं उठकर यहाँ से ज्यों का त्यों रह गया हमारे पास। ये न हलंत का था, इसलिए इसमें ओ स्वर मिलकर क्या बना देता है? नो बना देता है। और योग शब्द ज्यों का त्यों आ जाता है और शब्द क्या हो जाता है? मनोयोग शब्द बन जाया करता है। देखिए अगला नियम हम देखें। अगला आता है नंबर 4 का नियम। इतना आशा रखती हूँ इतना सभी को समझ आया होगा। नंबर 4 का आता है कि यदि अह का संयोग किसी भी भिन्न स्वर के साथ पाया जाता है, किसी भी भिन्न स्वर के साथ पाया जाता है। भिन्न स्वर का अर्थ दोस्तों समझते होंगे कि ये जो अह है इसका संयोग ऐसे ही न हो। अगर अ का संयोग ऐसे होगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अ का संयोग अ को छोड़कर किसी भी अन्य स्वर से होता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। विसर्ग ज्यों का त्यों आपका रह जाता है। ये अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारे पास आता है कि यदि अह का संयोग किसी भी भिन्न स्वर के साथ पाया जाता है। अ का संयोग किसी भी भिन्न स्वर, दोस्तों समझिएगा, अ के साथ यदि विसर्ग लगे हों और इनका संयोग किसी भी भिन्न स्वर यानी अ के साथ न होकर किसी भी स्वर के साथ पाया जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे हम
उदाहरण लेते हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल आ जाता है अतः प्लस एव। अतः प्लस एव, ध्यान दीजिए कि अगर इस तय में से हमने स्वर को बाहर निकाला तो क्या निकला, अह निकल जाता है। और इसका संयोग किसके साथ हुआ है, ए के साथ। ए का संयोग अगर ऐसे होता तो विसर्ग का क्या बन जाता, ओ बन जाता। लेकिन ए का संयोग किसी भी भिन्न स्वर से हुआ है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे शब्द हमारे सामने बन जाता है अतएव, शब्द क्या बन जाता है, अतएव शब्द बन जाया करता है। आइए अगला उदाहरण हम लेते हैं। अगला नियम हमारे पास आता है कि ए यदि अह के साथ कै, ख, प या फ आते हैं, यदि अह का संयोग कै, ख या प, फ से पाया जाता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग का विसर्ग बन जाता है। देखिए उदाहरण हमारे सामने जैसे आ जाया करते हैं, अंतः प्लस करण, अंतः प्लस करण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस तय में से यदि हम स्वर बाहर निकालते हैं तो ए निकल जाता है, ए के साथ विसर्ग लगा है और इसका संयोग किसके साथ हुआ है, कै के साथ हुआ है। यदि अह का संयोग कै के साथ होता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है और शब्द हमारे पास क्या बन जाता है, अंतःकरण। इसी तरह से प्रातः काल शब्द आता है और प्रातः काल अगर हम शब्द को देखते हैं प्रातः काल, तो प्रातः काल की संधि विच्छेद अगर हमसे करवाई जाती तो हमें पता है इस तय में क्या है, ए के साथ विसर्ग लगा, इसका संयोग कैसे हुआ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हमारी इसकी संधि विच्छेद क्या बन जाती है, संधि विच्छेद बन जाती है प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल शब्द बन जाता है। चाहे प्रातः प्लस काल से शब्द बनवाए प्रातः काल हो जाएगा, केवल प्लस का निशान बीच से हटा देना, सेम शब्द हमारा बन जाता है। अगर प्रातः काल का संधि विच्छेद करवाए तब प्लस बीच में लगा देते हैं, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। नेक्स्ट नियम हमारे सामने आ जाता है और नियम आता है कि यदि ए या आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर यदि किसी स्वर के साथ विसर्ग आता है और इसका संयोग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण से पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ए और आ को छोड़कर किसी स्वर के साथ विसर्ग आते हैं और इसका संयोग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण के साथ होता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है, रे बन जाता है, विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है। देखिए अभी हम नियम देखकर आए कि अगर ए के साथ विसर्ग आते और फिर इसका संयोग तीसरे, चौथे, पांचवें के साथ होता तो विसर्ग का ओ बनता। लेकिन अगर ए या आ को छोड़कर बाकी किसी स्वर के साथ विसर्ग आए हैं और इसका संयोग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण से हुआ है तो यह विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाता है। निहि प्लस धन आ जाता है, शब्द बनता है निहि प्लस धन। अगर हम देखते हैं तो नी में न के अंदर से कौन सा स्वर निकला, ई के साथ विसर्ग लगा और उसका संयोग किससे से हो रहा है, किसी वर्ग के चौथे वर्ण से हो रहा है। अगर ई के साथ या ए या आ को छोड़कर किसी भी स्वर के साथ विसर्ग आए और उसका संयोग तीसरे, चौथे, पांचवें से होता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है, हमारा रे बन जाता है। और रे हमारा हलंत वाला होता है, स्वर रहित होता है तो ये आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है और शब्द हमारे सामने क्या बन जाता है, नी ज्यों का त्यों यहाँ से आ गया हमारा, विसर्ग का आधा रे बना जो किसके ऊपर चला गया, ध के ऊपर, और शब्द क्या बन गया, निर्धन शब्द बन जाता है। आइए अगला नियम हमारे पास में आता है और अगला नियम आता है, ये यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। अगला नियम हमारे सामने आता है कि यदि किसी स्वर के साथ विसर्ग लगे हों और इसका संयोग किसी भी स्वर से हो जाता है, अगर किसी स्वर के साथ विसर्ग लगे हैं और इसका संयोग किसी स्वर से होता है तो विसर्ग का
क्या बन जाता है, रे बन जाता है। विसर्ग का क्या बन जाता है हमारे सामने, रे बन जाया करता है। जैसे उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं, दुह प्लस उपयोग, उदाहरण आता है हमारे सामने दुह प्लस उपयोग। दुह प्लस उपयोग को अगर हम देखते हैं तो देखो दोस्तों, इस द के अंदर किसका स्वर है, ऊ का, और ऊ के साथ क्या लगा, विसर्ग, और इसका संयोग भी किससे हुआ, ऊ से होता है। तो विसर्ग का क्या बन जाता है, आधा रे बन जाता है। देखिए अगर हम देखें, ये जो था द यहाँ से उठकर आ गया हमारे सामने, दू हो गया, विसर्ग का आधा रे बना और आधे रे में ऊ का स्वर मिल जाता है, तो क्या छोटा रू बन जाता है, और शब्द क्या बन जाता है हमारा, दुरुपयोग शब्द बन जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, स्वर से संबंधित अगला नियम हमारे पास में आ जाता है कि यदि इह या उहु, इह या उहु का संयोग, यदि ई के साथ विसर्ग लगा हो, ऊ के साथ विसर्ग लगा हो और इसका संयोग रे से हो जाता है, यदि इह या उहु का संयोग रे से होता है तो छोटी ई बड़ी ई में बदल जाती है, छोटा ऊ बड़े ऊ में बदल जाता है, और विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल आ जाया करता है, निहि प्लस रोग, जैसे दिया निहि प्लस रोग। दोस्तों समझिएगा, अगर हमारे पास इधर अगला नियम हमारा आता है 10वां, और 10वां नियम आता है कि यदि इह या उहु का संयोग, इह या उहु का संयोग कै ख पै फै तै थ से पाया जाता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है, मूर्धन्य स बन जाता है। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर ए होता और ए का संयोग इनसे होता तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे हमने कहा अंतः प्लस करण। लेकिन यदि अगर इधर इह या उहु है और इसका संयोग कै ख पै फै टै ठ से हो रहा है तो विसर्ग का क्या बन जाता है, स बन जाता है। जैसे हमारे सामने आता है निहि प्लस कपट, अगर निहि प्लस कपट को देखते हैं तो यहाँ न से हमारी ई निकलती है, इसके साथ विसर्ग लग जाते हैं और संयोग किससे होता है, कैसे हो जाता है। यदि ई का संयोग कैसे हुआ तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, मूर्धन्य स बन जाता है। नी यहाँ से ज्यों की त्यों उठकर चली जाती है, विसर्ग का मूर्धन्य स बन जाता है, और कपट शब्द यहाँ से आ जाता है और शब्द क्या बन जाता है, निष्कपट शब्द बन जाता है। व्यंजन विसर्ग संधि, व्यंजन विसर्ग संधि, संधि का जो विसर्ग संधि का जो दूसरा प्रकार है व्यंजन विसर्ग संधि, उसको हम देखने जा रहे हैं। इसके भी अपने कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम हमारे सामने आता है कि यदि विसर्ग का संयोग किसी भी स से पाया जाता है, यदि विसर्ग का संयोग किसी भी स से पाया जाता है तो विसर्ग का सकार बन जाता है, विसर्ग का सकार बन जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि पहला नियम है कि यदि विसर्ग का संयोग किसी भी स से पाया जाता है तो विसर्ग उसी स का रूप धारण कर लेता है, उसी स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारे सामने शब्द आता है और शब्द आ जाता है निहि प्लस श्वास, शब्द आता है निहि प्लस श्वास, ये इधर विसर्ग है और विसर्ग से इधर क्या आया है, स आया है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, इसी स में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द हमारे पास क्या बन जाता है, नी जो का त्यों उठकर आ जाता है, इस विसर्ग का यही स बन जाता है और विसर्ग का हमेशा आधा स बनता है, निस, और दूसरा क्या है, श्वास, निश्वास शब्द हमारे सामने बन जाता है। जैसे एक नियम और दूसरा उदाहरण ले कि निहि प्लस शब्द शब्द बन जाता है, निहि प्लस शब्द, अगर निहि प्लस शब्द को देखिए तो क्या बन जाता है, निस शब्द शब्द बन जाता है।
अगर विसर्ग के बाद ये स आया तो विसर्ग इसी स में परिवर्तित हो गया। एक और उदाहरण अगर हम लेते हैं, उदाहरण आता है निहि प्लस संदेह। अब देखिएगा विसर्ग के बाद ये स आया है तो विसर्ग इसी स में बदल जाएगा, नी जो का त्यों रह गया। ये विसर्ग इसी स का रूप धारण कर लेता है, लेकिन हमेशा विसर्ग का आधा बनता है और संदेह शब्द हमारे पास पहले ही होता है और शब्द क्या बन जाता है, निस्संदेह शब्द बन जाता है। तो नियम क्या था कि यदि विसर्ग के बाद कोई भी स आता है, चाहे हमारा तालव्य से आ जाता है, चाहे मूर्धन्य से आ जाता है, चाहे दंतीय से आ जाता है, तो विसर्ग उसी का रूप धारण कर लेता है। जैसे ये स आया तो इस स का रूप धारण कर लिया, ये स आया तो इसका रूप धारण कर लिया, ये स आया तो इसका रूप धारण कर लिया। ये था पहला नियम। अगर हम दूसरे नियम की बात करते हैं तो दूसरा नियम हमारे पास आता है कि यदि विसर्ग का संयोग किसके साथ, तय या थ के साथ पाया जाता है। पूर्व पद में विसर्ग लगे हुए हैं और उत्तर पद में इसका संयोग तय या थ से होता है, तो विसर्ग का दंतीय स बन जाता है। विसर्ग का क्या बन जाता है, दंतीय स बन जाता है। जैसे हमारे सामने उदाहरण आ जाया करता है कि निहि प्लस तेज, उदाहरण आ जाता है निहि प्लस तेज। निहि प्लस तेज की बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या आ जाता है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, दंतीय स बन जाएगा और शब्द क्या बन जाता है हमारा, निस्तेज शब्द बन जाया करता है। अगला नियम हमारे पास में आता है, यदि विसर्ग का संयोग च या छ से पाया जाता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है, स बन जाता है। च या छ से पाया जाता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है, विसर्ग का स बन जाता है। जैसे उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं और उदाहरण आ जाता है निहि प्लस चल, निहि प्लस चल। देखिए विसर्ग के बाद च या छ आएगा तो विसर्ग का स बन जाएगा। कौन सा स है, जल्दी से बताइएगा कौन सा स है, तालव्य से। देखिए अब हम देखते हैं नी जो का त्यों उठकर यहाँ आ जाता है, विसर्ग का तालव्य स बन जाता है और चल यहाँ से आ जाता है और शब्द क्या बन जाता है, निश्चल बन जाता है। अगर यहाँ पर छ होता है तो शब्द क्या बन जाता है हमारा, निश्चल शब्द। इस संधि की क्लास को देखकर आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले जो हमारी क्लास आएगी वो संपूर्ण संधि को लेकर प्रैक्टिस आपके सामने आएगी, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी संधि समझ आई है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों को सम्मिलित रूप से टेस्ट के रूप में दिया जाएगा। दोस्तों आशा रखती हूँ संधि आसान तरीके से आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो आप लोग, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।